हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या। इस सीरीज़ में जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल की है, इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे एक डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं जिस पे हम जो रिकॉर्ड्स हमारे पास डेटाबेस में हैं उन रिकॉर्ड्स को डायनामिकली हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे जो रिकॉर्ड्स हम नहीं चाहते उनको डिलीट कर सकते हैं और कैसे कोई रिकॉर्ड ऐड किया जा सकता है नया। ठीक है, तो आइए अब क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और उसी के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका नाम मैं रखता हूँ क्रड वेब एग्जाम्पल। ठीक है, और इसे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बन गया है। थोड़ा स्लो चलता है मेरा सिस्टम, और इसके साथ ही मैं तब तक जो डेटाबेस है वो भी ओपन कर लेता हूँ। आप चाहें तो करीब 20 सेकंड तक वीडियो को आगे कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। और मैं अभी स्टार्ट नहीं किया था, मैंने अभी इसको सीक्वल सर्वर को। तो जब तक ये स्टार्ट हो तब तक आप इसको 20 सेकंड के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, 20 या 15 सेकंड तक। ठीक है, अब ये खुल गया है। बड़ी मेहरबानी इसकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटाबेस है माई टेस्ट डीबी, सॉरी माई टेस्ट डीबी नहीं, यहाँ पर टेस्ट डीबी है। इस टेस्ट डीबी के अंदर मैंने एक टेबल बनाई है जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, अब जरा इस टेबल में क्वेरी करके देखते हैं कुछ रिकॉर्ड्स हैं या नहीं। और ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। करीब 6 रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले करेंगे अपने डेटाबेस, अपने पेज पर, वेब पेज पर। ठीक है, और एट द सेम टाइम हम इसमें नए रिकॉर्ड्स ऐड करना, वहाँ से अननेसेसरी रिकॉर्ड्स डिलीट कर पाना, कैसे हम ये कर सकते हैं थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे वापस। और यहाँ पर आकर के सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऐड करते हैं एक नया आइटम विच विल बी एंटिटी डेटा मॉडल।
और इसका नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉय एंटिटी। और हम यूज़ करेंगे स्कीमा फर्स्ट मॉडल का यहाँ पर। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस, EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। और अब यहाँ पर हम अपना कंटेनर और अपना डेटाबेस सब सिलेक्ट करते हैं। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप सर्वर नेम में दे दीजिए करेंट सर्वर डॉट, और उसके बाद टेस्ट DB, और उसके बाद टेस्ट कनेक्शन कीजिए। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके किया। यहाँ पर आपका डेटाबेस में टेस्ट DB एंटिटीज़, आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें टेस्ट DB एंटिटीज़ के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगी, और इस नाम से ही कनेक्शन स्ट्रिंग आपके web.config में आपको मिलेगी। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। और मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और नेक्स्ट किया, इसके बाद यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, इन्हें भी सिलेक्ट कर लिया। कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करना चाहते हैं वो सब ले लिया। ये 3 स्टोर्ड प्रोसीजर्स मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं, मैं अभी आपको ये स्टोर्ड प्रोसीजर्स दिखा दूंगा। और कौन सी टेबल लेनी है, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं टेबल से, ये टेबल मुझे लेनी थी एम्प्लॉय डिटेल्स। और ये 3 स्टोर्ड प्रोसीजर्स लिखे थे। एक स्टोर्ड प्रोसीजर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए लिखा था, एक लिखा था डेटा को इंसर्ट करने के लिए एम्प्लॉय टेबल में, और एक लिखा था डेटा को अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, और बाकी सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया और हमने इसको फिनिश क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल के साथ। और यहाँ पर आपको वो एंटिटी दिखने लगेगी जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है जब हम कनेक्ट हो जाते हैं डेटाबेस से स्कीमा फर्स्ट अप्रोच में। तो अगर आप इसको देखोगे तो अभी आपके सामने आ जाएगा। ये आ गया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, हॉबीज़, यही 4-5 कॉलम्स हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यही वो कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, हॉबीज़, यही वो कॉलम्स हैं जिसके बेसिस पे इसने एंटिटी जनरेट कर दी। और जो एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं AMP ID वो सभी सेम है जैसे वहाँ पे कॉलम नेम्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमें ये देखना है कि मॉडल ब्राउज़र अगर हम करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देख पाएंगे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पर टेबल आ गई है, उसके अलावा यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर्स आ गए हैं, डिलीट एम्प्लॉय, इंसर्ट डेटा एम्प्लॉयज़ एंड अपडेट एम्प्लॉयज़। आइए एक बार इस स्टोर्ड प्रोसीजर को देख लेते हैं कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर्स कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और स्टोर्ड प्रोसीजर्स आपको यहाँ मिलेंगे। मैं विजुअल स्टूडियो के साथ ये SQL सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, 2019 है ये। और इसका ये ट्रायल वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ जो कि 6 मंथ्स के लिए फ्री होता है। तो आइए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कहाँ पर आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर आना है प्रोग्रामेबिलिटी पर। प्रोग्रामेबिलिटी करके एक नोड होगा, इस नोड के अंदर आप आइए, स्टोर्ड प्रोसीजर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको तीनों स्टोर्ड प्रोसीजर्स लिखे दिख जाएंगे। ये कैसे लिखे गए हैं अगर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। आप मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए तो आपको वो स्क्रिप्ट दिख जाएगी। ठीक है, आप ये देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको टाइप कर सकते हो देख करके कि यहाँ कैसे लिखा गया है। यहाँ पे ऑल्टर आ रहा है, आपको ऑल्टर नहीं यूज़ करना है। जब आप प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तब आप यहाँ पे ऑल्टर की जगह क्रिएट यूज़ करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर डिलीट एम्प्लॉयज़। ये ऑल्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, और इस स्क्रिप्ट को जिसने कि SQL सर्वर के इस प्रोसीजर को बनाया है, स्टोर्ड प्रोसीजर को बनाया है, अब सिंस वो पहले से बनी हुई है तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं इसे ऑल्टर करने जा रहा हूँ, ना कि दोबारा बनाने। इसलिए वो ऑल्टर के साथ हमें जनरेट करके देती है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे क्रिएट लिख देना है और आपकी अपनी इनिशियल स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट डेटा और अपडेट डेटा एम्प्लॉय भी है। इंसर्ट डेटा में एक बार देख लेते हैं क्या किया हुआ है। इंसर्ट डेटा में मैंने नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और हॉबीज़, ये 4 वेरिएबल लिए हैं, और इन 4 वेरिएबल्स को मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में फिल किया है इंसर्ट इनटू जो कमांड होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नेम से शुरू किया है। यहाँ पर 5 कॉलम है जिसमें एक कॉलम जो है वो
एम्प्लॉय आईडी का है, बट ये ऑटो जनरेटेड कॉलम है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो फिर आप अपनी तरफ से इसे जनरेट करने की कोशिश करोगे, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट होगा डेटाबेस के इंजन के साथ, क्योंकि डेटाबेस इंजन को ये पता है कि ये जो कॉलम है ये मुझे ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जनरेट करनी है, इसलिए आप इसमें कोई भी किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे। तो नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और हॉबीज़, ये 4 चीज़ें मैं दे रहा हूँ। उसी तरीके से अपडेट है, अपडेट में भी क्या होगा कि आपको आईडी देनी है, जो प्राइमरी की होती है वो आपको देनी है, और जो कुछ भी अपडेट करना है वो आपको देना है। जो कुछ भी आप अपडेट कर सकते हो, जैसे मैं सारे कॉलम्स अपडेट कर सकता हूँ, तो ये सारे कॉलम्स मैंने यहाँ दे रखे हैं। डिलीट का सिंपल होता है, आप यहाँ डिलीट का देख सकते हो, डिलीट का सिंपल सा है, ये डिलीट का है। आपको सिर्फ आईडी देनी है, प्राइमरी की देनी है, और उस प्राइमरी की से आपके एंटिटी की पहचान हो जाएगी डेटाबेस टेबल में, और उसे डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट एम्प्लॉय करके ये 3 जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं वो लिखे हैं, और यही हमारे डायनेमिक वेबसाइट को बनाने में हेल्प करेंगे, डायनेमिक वेब पेज को बनाने में, जहाँ से आप किसी भी रिकॉर्ड को डायनेमिकली रन टाइम पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसको चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप आइए, इसको बंद कीजिए, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ ऐड कीजिए एक नया वेब फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एंटिटी डेटा सोर्स, और उससे पहले मैं ग्रिड व्यू ऐड कर देता हूँ। यहाँ ग्रिड व्यू ऐड कर दी, और उसके बाद मैंने ऐड किया एंटिटी डेटा सोर्स। ठीक है, इस एंटिटी डेटा सोर्स को ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा कि डिज़ाइन व्यू में आता हूँ, और अब मुझे एक और लिस्ट व्यू चाहिए, ताकि मैं इंसर्ट अगर करना चाहूँ नए रिकॉर्ड को तो वो भी कर सकूँ। तो इसको यहाँ लाते हैं, और यहाँ पर एक ग्रिड व्यू ऐड, लिस्ट व्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ डिज़ाइन पे आते हैं, और डिज़ाइन में इस लिस्ट व्यू को सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले तो एंटिटी डेटा सोर्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका। एंटिटी डेटा सोर्स टास्क यहाँ पर आए, यहाँ पर नेम्ड कनेक्शन में टेस्ट डीबी एंटिटीज, लेकिन ये आपको एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपने अभी इसे कंपाइल नहीं किया है। पहले आप इसको कंपाइल कीजिए। एक बार जब आपका एंटिटी डेटा मॉडल आपने सिलेक्ट कर लिया, पहली बार ऐड कर लिया आपने, तो उसके बाद आप उसे तुरंत कंपाइल और बिल्ड कर दिया करिए, सो दैट एवरीथिंग शुड बी ऑन प्लेस, हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाए, ऑब्जेक्ट सही से जनरेट हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एरर नहीं आएगी, यहाँ पर आप सीधे सीधे से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपका टेस्ट डीबी एंटिटीज़ के नाम से कंटेनर नेम जो कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आ जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर एंटिटी सेट नेम यानी एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और इसके अलावा यहाँ पर आप जितने भी कॉलम्स दिखाना चाहते हैं वो सारे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 3 नए ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनेबल ऑटोमेटिक इंसर्ट, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड इनेबल ऑटोमेटिक डिलीट्स। इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये हमारा डेटा सोर्स तैयार हो गया। अब यहाँ आते हैं हम, और लिस्ट व्यू में हमें लिस्ट व्यू में सिलेक्ट करना है एंटिटी डेटा सोर्स 1, और उसके अलावा लिस्ट व्यू को कॉन्फ़िगर भी करना है। लिस्ट व्यू को कॉन्फ़िगर कैसे करना है? बुलेटेड स्टाइल में करना चाहें या फ्लो स्टाइल में, या फिर मैं तो कह रहा हूँ सिंगल रो स्टाइल में करते हैं, और इसको कलरफुल कर देते हैं, और साथ में इनेबल एडिटिंग, इनेबल इंसर्टिंग ये भी करके देख लेते हैं, इनेबल डिलीटिंग, ये तीनों चीज़ें कर देते हैं। अगर हम नो फॉर्मेटिंग करते हैं तो भी काम चल जाएगा, ग्रिड के फॉर्म में ही रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलरफुल इसे कर देते हैं, नो प्रॉब्लम्स। और बाकी चीज़ें एडिटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग ये तीनों कर दिया है, इसे ओके कर देते हैं। अब ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट चाहे जैसा दिख रहा हो आप उसे दिखने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप यहाँ आइए, इसको कॉन्फ़िगर कीजिए, जो आपका ग्रिड व्यू है जहाँ पे आप डेटा डिस्प्ले करोगे, मैंने इसको थोड़ा सा सुंदर कर दिया, और उसके बाद यहाँ कॉन्फ़िगर किया तो एंटिटी डेटा सोर्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे आपको चीज़ें दिख रही होंगी, सॉर्टिंग इनेबल कर ली, एडिटिंग इनेबल कर ली, डिलीटिंग इनेबल कर ली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इनेबल कर ली। एडिटिंग इनेबल करने का मतलब होगा कि मैं रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकता हूँ, यानी अपडेट करा सकता हूँ। उसके अलावा मैं डिलीट कर सकता हूँ रिकॉर्ड्स को। उसके अलावा मैं सॉर्टेड वे में किसी भी कॉलम को सॉर्ट करना चाहें तो उसके बेसिस पे हम सॉर्ट करके डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये सारा काम यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें सही से करी हैं या नहीं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, नो प्रॉब्लम्स, और जो हमारा
स्टोर्ड प्रोसीजर था वो तो हमने स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट कर लिया था, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। अब इसे दोबारा से आप बिल्ड कीजिए, रीबिल्ड किया, और रीबिल्ड करने के बाद इसे हम जरा चलाते हैं। अभी वो पेज खुलेगा, वेब पेज, और वहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे। आप उसको अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, नए रिकॉर्ड सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। अगर आप किसी रिकॉर्ड्स को बदलना चाहते हैं, जैसे किसान कुमार का नाम बदलना चाहते हैं, उसका जो है फाइनल नेम नहीं लिखा हुआ था किसान कुमार सिंह, और उसके शहर का नाम सही नहीं लिखा था, तो वो बदल दिया, और ऑक्यूपेशन उसका बदल दिया, जैसे इसको कर दिया सॉफ्टवेयर, हॉबीज, क्रिकेट। ठीक है, और इसको यहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए, तो अब ये रिकॉर्ड डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहीं दिखने लगेगा, और जैसे ही यहाँ पर आप इसे क्लियर करेंगे और दोबारा इसे यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, तो यहाँ पर भी वो अपडेट दिखेगा। यहाँ पर भी मैंने ये डिलीट और एडिट इनेबल कर दिया है, मुझे यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, बट सिंस यहाँ पर भी किया जा सकता है, तो मैंने डिस्प्ले के लिए आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर आप एडिट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला सीरी खन्ना, और यहाँ डाला अहमदाबाद, और यहाँ डाला डॉक्टर एमडी डाल दिया, और चेस इनकी हॉबी है, ऐसा कुछ कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे, एडिट करने जाएंगे, तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स अपडेट होने के बाद ही आपको नया रिकॉर्ड दिखाई देगा। आप यहाँ पर जाइए, अपडेट कीजिए, या फिर आप इसे F5 दबाएंगे तो भी रिकॉर्ड्स अपडेट होके ही दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से आप जो रिकॉर्ड्स हैं, आप अगर चाहें किसी को डिलीट भी कर सकते हैं। ये सुकन्या का रिकॉर्ड डिलीट करना है, आप डिलीट कर दीजिए। जैसे ही आप क्लियर करेंगे, यहाँ पर भी वो रिकॉर्ड सही से दिखने लगेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसमें बेसिक कोड लिखा हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने इसमें शॉर्टिंग भी लगाई हुई थी, तो शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। एड्रेस के बेसिस पे मैंने सॉर्ट किया, यहाँ पे नेम के बेसिस पे सॉर्ट किया, हॉबीज़ के बेसिस पे सॉर्ट कर लीजिए, जैसे चाहें वैसे सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेस पे सॉर्ट कर लीजिए। तो सॉर्टिंग भी मैंने इनेबल कर रखी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक आप डायनेमिक वेब पेज बनाना आपके लिए कितना अधिक आसान है, अगर हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन बनाने होते हैं, जहाँ पर जैसे कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, या फिर किसी क्लिनिक में जाएं, तो जहाँ पर आपका रिकॉर्ड रखा जाता है, आपके रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखे जाते हैं, नए रिकॉर्ड्स ऐड किए जाते हैं, आपके एड्रेस अपडेट किए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। इस तरीके का मॉडल आप यूज़ करके उन्हें जल्दी से एक नया सॉफ्टवेयर बना करके आप दे सकते हैं, और काफ़ी इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस कम होंगे आपके लिए, और सारी चीज़ें एंटिटी फ्रेमवर्क ने अपनी तरफ से काफ़ी हद तक हैंडल कर रखी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप इसे लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। इसमें और भी बहुत से वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप उन्हें भी देखिए। और MVC फ्रेमवर्क पे भी मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उन्हें भी। एल्गोरिथम्स पे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और कल मैं फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। और इसके अलावा एक इंग्लिश का भी मेरा प्लेलिस्ट है इसी टॉपिक को लेकर के, एंटिटी फ्रेमवर्क को, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।